जी, लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिए। हमने लेक्चर ये जो सेकंड लॉकडाउन अभी दोबारा अभी ओपन हुआ है, हमारा क्लासेस स्टार्ट हुए, इससे पहले भी हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, और हमने लेक्चर के एंड तक हम शायद चले गए थे, बट वो मतीन साहब को काफ़ी सुन ने रिक्वेस्ट किया है एज अ होल डिपार्टमेंट को, एचओडी को, के शुरू से पीछे से जो भी टीचर्स हैं वो शुरू से स्टार्ट करें, ताकि जिनके अगर लेक्चर मिस हुए हैं तो वो दोबारा से कंटिन्यू करें। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कर रहे हैं। मॉर्निंग में भी मैंने किया है, और लेक्चर अगर मॉर्निंग में मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा तो इवनिंग को लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो वो मैंने मॉर्निंग में लिया था, मगर उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैं फ्रेश दोबारा से लेक्चर इवनिंग के लिए ले रहा हूँ, और यही लेक्चर फिर मॉर्निंग का शेयर हो जाएगा। मगर कल लेक्चर उनका दोबारा नया वाला होगा, तो वो फिर आपके साथ आपके लेक्चर से पहले शेयर होगा, ताकि आप उसको व्यू करें और हम उसको क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन में उस टाइम बैठ के भी कर सकते हैं। ओके, आपने ये पहले लेक्चर लिया, बट उसको फ्रेश करके आगे चलते हैं और कंटिन्यू उसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है जी, 3 इसके सब कंपोनेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अंडरस्टैंड द ह्यूमन द एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसने सॉफ्टवेयर यूज करना है, जिसने एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, और सिस्टम जो, या कंप्यूटर कर लें या सिस्टम कह लें, जो जिस पर वो आपकी सॉफ्टवेयर या आपने ऐप या गेम या वेबसाइट जो चीज़ आपने बनाई है वो रन हो रही होगी। और इंटरेक्शन एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोटोकॉल है बिटवीन यूजर एंड सिस्टम, और यूजर और सिस्टम के दरमियान जो भी आपका एक प्लेटफॉर्म है वो इंटरेक्शन उसके थ्रू होगी, और थ्रू आप यूजर इंटरफेस के थ्रू ये एक्सेस कर रहे होंगे सारी इसकी इंटरेक्शन। और आगे इसका बढ़ते हैं। इंटरेक्शन को मैंने आपको कम्युनिकेशन का पर्पस भी बताया। इंटरफेस भी लोग बोलते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इंटरफेस एक सबसेट है, और इंटरेक्शन जो है वो एक सुपर सेट है। इंटरेक्शन एक बड़ी बड़ी सुपरलेटिव चीज़ समझ लें, और इंटरफेस उसके अंदर है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये गाइड भी करता चलूँ कि जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसके साथ साथ जो है वो अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली होगी, एक्टिविटी भी, और कुछ एक्टिविटी कुछ लेक्चर्स के बाद ऑनलाइन जो पढ़ाया टीचर ने वो क्विज भी साथ सेटिंग होगी, और ऑनलाइन टास्क भी हो सकती है, इस तरह होम बेस्ड टास्क। तो जो लोग इस तरह हैबिचुअल अगर होंगे कि हम तो चलो हर लेक्चर में इसी एब्सेंट होंगे, लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो उसको देख लेंगे या सुन लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, तो वो एक खुद भी एक्टिविटी की वजह से पे रहते जाएंगे। तो ध्यान रखें, ये वक्त के साथ साथ इसमें ज़्यादातर ऑनलाइन एक्टिविटी भी हैं, और ऑनलाइन टास्क हैं, ऑनलाइन क्विज हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ उसके मार्क्स भी हैं। तो वो भी वक्त के साथ साथ फिर आपको खुद पता लगता जाएगा। बीच में कुछ ऐसा होगा, कोई लेक्चर के बीच में एकदम कोई क्विज आ जाएगा एलएमएस पे, वो आपने फटाफट उसी विद इन सब मिनट्स के अंदर आपने कुछ 2-3-4 मिनट के अंदर अंदर वो 4-5 क्वेश्चन के आंसर यस नो में देने होंगे, वरना फिर आपको मसला हो जाएगा। ओके जी, इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। कंसर्न विद ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ एचसीआई इज कि इसका इंटरेक्शन बिटवीन यूजर और सिस्टम के दरमियान है। इसकी जो एक मेजर डेफिनेशन है, इट्स अ डिसिप्लिन। एचसीआई अगेन इज नॉट अ कोर्स, इट्स अ डिसिप्लिन। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पूरा एक एरिया एक डिसिप्लिन है, इसी तरह एचसीआई भी एक डिसिप्लिन है। इसके अंदर मजीद इसकी स्पेशलाइजेशन सब ब्रांचेस और शाखें आ जाती हैं। इट्स अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिजाइन, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम फॉर द यूज ह्यूमन यूज एंड विद द मेजर स्टडी ऑफ मेजर फिनोमेना सराउंडिंग देम। इस डेफिनेशन में 2 पार्ट है जो हमने अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोफेशंस हैं, इसी तरह एचसीआई के प्रोफेशंस होते हैं। तो जो एचसीआई के प्रोफेशंस हैं वो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और जो एचसीआई के प्रोफेशनल हैं वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल कर रहे होते हैं, बल्कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे इनका जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी पे होता है। यूजिबिलिटी क्या है, वो वक्त के साथ साथ आप यूजिबिलिटी को भी जानेंगे, उसके प्रिंसिपल्स भी आप देखेंगे, और आगे भी यूजिबिलिटी के हवाले भी काफ़ी सारी आप चीज़ें इसको वक्त के साथ आप जान रहे होंगे। तो इसके दो पार्ट है कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें आपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर के ना सिर्फ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन पे ध्यान देना है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कम्युनिकेटेबल। इंटरेक्टिव टू द होता है कि यूजर को अंडरस्टैंडेबल हो, यूजर कंट्रोल फील करे। ये इंटरेक्टिव का लफ्जी मतलब कोर डेफिनेशन में आता है। फिर इसकी जो सेकंड डेफिनेशन का जो एक पार्ट है जो अंडरस्टैंड करना है, विद द मेजर फिनोमेना सराउंडिंग देम। तो एचसीआई में सिर्फ ये
नहीं है कि आपने स्टडी ऑफ द ह्यूमन करना है या स्टडी ऑफ द टेक्नोलॉजी करना है। इसके इंटरेक्शन के दरमियान जितनी भी सराउंडिंग या इन्वायरमेंटल फैक्टर या एर्गोनॉमिकली फैक्टर अभी आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स आएंगे इनकी भी स्टडी HCI के अंदर की जाती है। तो ना सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर को यूजेबल एप्लीकेशन बनाना है, बल्कि इसकी इंटरेक्शन के दौरान, यूज़र और सिस्टम के इंटरेक्शन के दौरान जो भी एनवायरमेंटल या फैक्टर, सराउंडिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो सोशल है, वो एर्गोनॉमिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल हैं, वो भी स्टडी इसके साथ साथ करनी होती है। और जो मेन एम्फसाइज होता है ऐसी प्रोफेशनल का, वो क्रिएटिंग और डिजाइनिंग और डेवलपिंग एन यूजेबल एप्लीकेशन का है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव सम ऑफ यूजर इंटरफेसेस। और यूजर इंटरफेस की आप पहले भी डेफिनेशन देखते हैं। यूजर इंटरफेस एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो भी विजिटर है या यूजर है वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, उसके फीचर को एक्सेस कर सकता है। बगैर यूजर इंटरफेस के आप सॉफ्टवेयर के फीचर्स और सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विदाउट अ यूजर इंटरफेस नो वन कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर फीचर्स और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। ये बात याद रखें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI किसी भी इंटरफेस स्टाइल का नाम नहीं है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटरफेस स्टाइल्स। इंटरफेस स्टाइल्स का हमारे पास एक चैप्टर है विच इज 5th चैप्टर। आपके पास कोर्स आउटलाइन भी रिकॉर्ड में पड़ी होंगी और ग्रुप पे दोबारा भी शेयर कर देंगे। तो जो इंटरफेस स्टाइल का चैप्टर है उसमें वेरियस इंटरफेस स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, मेन्यू बेस्ड इंटरफेस स्टाइल है, पॉइंट एंड क्लिक है। वेरियस इंटरफेस स्टाइल्स आर देयर विच इज suitable for various type of application. For example, अगर आपने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है या किसी आपने विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन या आपने अगर किसी स्मार्टफोन के लिए बनानी है, तो सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन आप यूज करेंगे वो आप विम्प इंटरफेस स्टाइल है, विंडोज आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। अगर आप विम्प नहीं करते, क्योंकि आपने विंडोज को भी, उसको भी फीचर्स और उसका भी ध्यान रखना, अगर विम्प नहीं करते तो सबसे बेस्ट एक और उसके बाद ऑप्शन आ जाती है मेन्यू बेस्ड, वो ज़्यादातर यूज की जाती है। So the definition of the user interface, second definition, those aspect of the system that the user comes and interact with that application. तो user interface एक input language हो जाती है यूजर के लिए। जो भी यूजर आके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है वो विदाउट इंटरफेस नहीं करेगा, वो उसी की इंटरफेस के थ्रू एज एन इनपुट अपनी इंस्ट्रक्शन देगा, और जो आपको आउटपुट या आंसर या जो भी उसकी रिस्पांस नजर आएगा फीचर का, वो भी उसी यूजर इंटरफेस पे नजर आएगा। आउटपुट लैंग्वेज भी है सिस्टम मशीन के लिए, और प्रोटोकॉल है इंटरेक्शन का। आपने यूजर और उस मशीन के थ्रू इंटरेक्शन करनी है, उस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करना है उसके फीचर्स को, तो आप विदाउट इंटरफेस उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नाउ वी कैन सी सम डिफरेंट other definitions of user interface. User interface is the medium through which the user interact with the software. ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एक मीडियम है, एक प्रोटोकॉल है, इसी के थ्रू यूजर सिस्टम्स और जो भी सॉफ्टवेयर है उसके साथ एक्सेस कर सकता है। जो सेकंड है, इसका एक और पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द यूजर इंटरफेस ऑफ द सिस्टम इज ऑफन द यार्डस्टिक बाय व्हिच द सिस्टम इज जज्ड। अच्छा जी, जुबैर, आपके नेटवर्क के स्टूडेंट्स भी इसमें हैं या सिर्फ आप लोग सॉफ्टवेयर वाले ही हैं? जी जुबैर, आप जरा आंसर मुझे दे दें लाइव सामने आके। जी जुबैर। सर इसमें नेटवर्क के स्टूडेंट भी है। हाँ, तो बस जरा ये बंद कर दें, नेक्स्ट टाइम इन बंद कर दे। नेक्स्ट टाइम इनको कहना कि ये भी ऑन द लेक्चर, जितने भी नेटवर्क के स्टूडेंट हैं, 5 या 6 या 4 हैं, वो सारे लेक्चर्स भी अपने टाइम पे आए और लेक्चर लिया करें, ठीक है। मैंने हालांकि कल से मैसेजेस किया हुआ और लोगों को इन्फॉर्म भी हुआ है मैसेजेस का। तो its definition says कि again we continue the lecture. The definition says it's the yardstick, means कि user interface is the yardstick by which the system is being judged. It means कि जैसा आपने सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है, एक्सपर्ट्स जो हैं उससे गो थ्रू होके उसको एक्सेस जब करते हैं यूजर इंटरफेस को, ये एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको उनको सिस्टम की कैपेबिलिटी, उनकी पावर, उनकी परफॉर्मेंस, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितना दमखम है वो पता लग जाता है। और ये कतन नहीं होता हमारे एक्सपर्ट लेवल पे भी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम पूरे सिस्टम को भी एक्सप्लोर करते हैं, जरा ओवरव्यू भी देखते हैं, बट एक डेफिनेशन के पॉइंट वे से ये भी कहा जाता है कि यूजर इंटरफेस ही एक ऐसा पैमाना है
जिससे सिस्टम की कैपेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। इट मींस कि सिर्फ आपने ये नहीं करना कि शशके आपने कलर कम्बिनेशन और ये कलर्स और फीचर्स और लुक एंड फील बड़ी अच्छी कर दी और वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं उपरू टीप टाप बिच हैदराबाद कर दी। ऐसा नहीं करना कि बीच में उसकी पावर भी, उसकी फीचर्स, कैपेबिलिटी का अंदाजा यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट होकर पता लग जाता है। So this definition is very also important कि it's often the yardstick by which the system is being judged. It means कि how much the powerful, how much user interface you have built और उसकी depth कितनी है, आपने कैसे उसको represent किया, features को दिखा रहे हैं, कंट्रोलिंग कैसे दी हुई यूजर को, आपने कैसे उसकी लुक एंड फील की हुई है, उससे उसकी परफॉर्मेंस और सिस्टम की कैपेबिलिटी का पता लग जाता है। For example, now we're going to see the different examples of user interface. Now you are looking at the disk operating system as it's been familiar के DOS आप यूज करते होंगे, आपने पहले किया होगा। और अगर आप पार्टीशनिंग करते हैं तो fdisk करके करते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं। तो ये जो यूजर इंटरफेस है, ये यूजर इस पे कमांड इंस्ट्रक्शन पुट ऑन करता है और फिर ये आप सिस्टम के फीचर्स या उसकी इसकी स्पेसिफिकेशन या सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। विदाउट एंटरिंग एंड कमांड नो वन कैन एक्सेस दैट फीचर्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सिस्टम। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजर इंटरफेस। आप ये देख लें जो भी हमारे एप्लीकेशन है इसके बैक एंड पे ही इसका डॉस मोड या इसका सिस्टम मोड, कर्नल मोड, जिस तरह अगर मोबाइल फोन की बात करें इसका कर्नल मोड है वो रन हो रहा होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो लिखा हुआ है, बट दिस इज जो आपको मेरे एक सिस्टम की एक ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था और इट वाज way back it's my old system when I was working, तो preparing my lecture। तो ये ग्राफिकल जो शो कर रहा है इसके अंदर ये जो एक इंटरफेस है, दिस इज कॉल्ड विम्प इंटरफेस स्टाइल। विम्प स्टैंड्स फॉर विंडोज आइकन्स मेन्यूज एंड पॉइंटर। ये भी एक विम्प इंटरफेस स्टाइल है। अगर आपने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो विम्प इंटरफेस स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटरफेस स्टाइल का चैप्टर भी और मैंने सारे लेक्चर्स शेयर भी किए हुए, आप उस इंटरफेस स्टाइल को चेक भी कर सकते हैं। तो विम्प इंटरफेस की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। विम्प W स्टैंड फॉर विंडोज, तो विंडोज भी नजर आ रही है और यूजर विंडोज को रीसाइज कर सकता है, इसको इसकी पैलेट्स कि टूल बॉल्स को सेटिंग कर सकता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन अवेलेबल दी। आइकन्स भी नजर आ रहे हैं फॉर एक्सेसिंग सम फीचर्स और मेन्यूज भी हैं और P फॉर पॉइंटर्स। तो वेब इंटरफेस स्टाइल है। तो ये भी एक इंटरफेस स्टाइल है जिसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी गोना सी इन द लेटर चैप्टर ऑन, वी विल सी। और कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ जस्ट अ मिनट, जी आगे बढ़ गए। जी हमें ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने हैं बल्कि हमने रिसर्च का भी काम करना होता है। हमें जो यूजर्स उन एप्लीकेशन को यूज करेंगे उनको भी स्टडी करना है, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी लिमिटेशंस को भी देखना है, उनकी प्रोसेसिंग पावर को भी देखना है, उनकी अंडरस्टैंड करनी रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ हम मिसिंग कर जाते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और डेवलप कर रहे हो। डिज़ाइन इज समथिंग डिफरेंट, डेवलप इज समथिंग डिफरेंट। तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते जो यूज़र जिसने यूज़ करना है उसकी क्या इंटेंशन है, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या नॉलेज है कि उस सॉफ्टवेयर को वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसके टूल को, उसको भी नो हो है वो उसको यूज़ करने की, हम नहीं अंडरस्टैंड करते। हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में, किस टूल में बनाना है, किसमें को क्या कंट्रोल यूज़ करने हैं, हमारे लिए एक्सेसिबल है, इजी है कि नहीं है। तो ये नहीं देखना। ये भी अब आगे जाके स्लाइड में देखें कि क्या स्टडी भी ये सिखाती है सब्जेक्ट। तो ये साथ साथ ये भी दिखाता है, सब बताता है कि अगर हमने सिस्टम को डिज़ाइन करना है और हमने इफेक्टिवली डिज़ाइन करना है तो हमने अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द जो यूजर्स हैं, जिसको उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, उसकी कंसेप्चुअल मॉडल को अंडरस्टैंड करके उसकी नीड के मुताबिक उन लोगों के लिए डिज़ाइन करना है। तो ये सब्जेक्ट ये भी इन एस्पेक्ट्स पे भी स्टडी का बताती है और आगे जाके इनको भी आप इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये नहीं कि सीधा सिस्टम पे आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं करते, बल्कि इस पार्ट को तो हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले या सॉफ्टवेयर के लोग हमेशा मिस करते हैं
यूजर को अंडरस्टैंड नहीं करना। हम टास्क को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिस तरह टास्क एनालिसिस किया जाता है। आपने एक कोर्स पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन का मेरे से, उसमें यूज केस पढ़े होंगे। हम यूज केसेस को तो अंडरस्टैंड करते हैं, वो फीचर क्या था एसआरएस में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसको यूज केस बनाते हैं, उसका सिनेरियो बनाते हैं, उसको डिजाइन में देखते हैं। बट वो कौन से यूजर्स हैं, हम यूजर एनालिसिस नहीं करते। सबसे पहले सिस्टम में नीड एनालिसिस किया जाता है, फिर यूजर एनालिसिस किया जाता है, फिर टास्क एनालिसिस किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के समझ लें या इंडस्ट्री में भी बैठे हुए जो हैं, जो जो इस पॉइंट को समझ जाएगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले नीड एनालिसिस होती है हमेशा सिस्टम की, कि वेदर देयर इज अ नीड ऑफ द सिस्टम और नॉट। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पॉइंट पढ़ा होगा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है वेदर दिस सॉफ्टवेयर इज फिजिबल और नॉट, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है। हमें नीड एनालिसिस पहले की करनी पड़ती है, वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नीडी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, दिस इज बेनिफिशियल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, वेदर करंटली जो भी उसके अंदर सिस्टम्स हैं क्या उसमें वो पॉसिबल है कि वो उसको यूज किया जाता है या सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है। तो नीड एनालिसिस सबसे पहले मस्ट है। फिर यूजर एनालिसिस करना है कि कौन कौन से यूजर हैं। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द यूजर। तो क्लाइंट और यूजर सेम हो सकता है, यानी क्लाइंट आपसे जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है वो अपने ही इस्तेमाल के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही लोगों के इस्तेमाल के लिए करना चाह रहा है, और क्लाइंट आपसे बनवाता है और यूजर किसी और के इस्तेमाल के लिए भी होता है। तो यूजर किसी और के इस्तेमाल के लिए भी होता है, यूजर किसी और इस्तेमाल के लिए भी होता है, तो यूजर किसी क्लाइंट किसी और के इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है। तो हमें हमें समझना है कि यूजर एनालिसिस हमें ध्यान देना है कि यूजर कौन से लोग हैं, उनके इंटरेस्ट के, उनकी कैपेबिलिटी के, इस पे कोई बात पे ध्यान नहीं देता है। तो दैट इज व्हाई ये सब्जेक्ट जो है इसका एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर अगर आप देख लें, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग, उसकी लिमिटेशन, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी सोच क्या है, वो कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसकी उसकी पावर क्या है, उस वो डाटा कितना मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है डाटा, इंसान कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ा सकता है। ये सारी टेक्निक, सारे चैप्टर आप सेकंड चैप्टर में देखेंगे। अगर आपके पास लेक्चर्स हैं तो आप उस लेक्चर को एक्सप्लोर करके उस लेक्चर के एंड में भी अगर जाएं तो उसमें टेक्निक्स भी हैं कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप डाटा को स्टोर कैसे बेहतर से बेहतर प्रेजेंट में कर सकते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट या टीचर्स की जिनकी मेमोरी अच्छी है, जिनकी रिमेम्बरेंस पावर है, जो चीज़ों को याद रखते हैं, जिसमें बाज़ वक़्त आप कभी हमारी भी तारीफ करते हैं या कि सर आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, आपको चीज़ भूलती नहीं है, या आप उसको रिमेंबर करते हैं कि इस वक्त क्या लेक्चर या क्या था। तो उसकी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, कई लोगों को पता नहीं होती, मगर कई लोग उसको टेक्निकली लेके चल रहे होते हैं और उनको टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। वो भी हम सारे सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इंटरैक्शन डिज़ाइन एक और डेफिनेशन है। इंटरैक्टिव डिज़ाइन या इंटरैक्टिव सिस्टम का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी क्लाइंट या यूज़र के लिए इंटरैक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, तो इंटरैक्टिव का अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मतलब यही होता है कि यूज़र फील कंट्रोल, यूजर इज इन पावर, यूजर कम्युनिकेटेबल करे, एक्सेसिबल करे एवरी फीचर्स को। तो आप देख लें जितनी हाईटेक आजकल की गेम्स जो बन रही हैं वो इंटरैक्टिव हैं, जितने ये आप स्मार्टफोन्स और ये गैजेट्स देख रहे हैं, ये इंटरैक्टिव इसलिए हैं कि उन्होंने यूजर को इतना इन्वॉल्व किया उस एप्लीकेशन के अंदर, और यूजर को इतना कंट्रोल दिया कि यूजर इज फीलिंग द कंट्रोल ऑफ दैट एप्लीकेशन, और टोटली वो इन कमांड में है। तो जितना यूजर को आप कंट्रोल देंगे, यूजर को ओनरशिप देंगे, और यूजर उसमें ज्यादा कंट्रोल और एक्सेसिबल और उसमें शिरकत भी ज्यादा करेगा और उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इंटरैक्टिव सिस्टम में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। वन इज यूजफुलनेस, सेकंड इज यूटिलिटी, और थर्ड इज यूजेबिलिटी। Usefulness, the definition of the usefulness says that whether the system can be used to achieve some desired goal. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उसमें आप डाउनलोड का एक लिंक रखते हैं, और अब वो डाउनलोड क्या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। क्या उस एप्लीकेशन में जब हम उसको डाउनलोड को रखते हैं तो वो डाउनलोड भी प्रोवाइड कर रहा है वो चीज़। फिर यूटिलिटी की बात करते हैं, फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम, द प्रॉब्लम व्हाट इज नीडेड। अब डाउनलोड जब हम उसको पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड की जो जो फंक्शनैलिटी है या जिस तरह उसने परफॉर्म करना है वो उस तरह ही उसको बिहेव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक तो उसका फायदा, यूजफुलनेस, उसका फायदा आ जाता है कि उसका हो भी रहा है, और यूटिलिटी उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जिस तरह हम एक्चुअली करते हैं क्या उसी तरह प्रोवाइड किया जाता है। और यूजेबिलिटी जो मतलब इम्पोर्टेंट है कि डाउनलोड तो हो रहा है, मगर यूजेबिलिटी का मतलब है हाउ वेल द यूजर इज यूजिंग द
how well the user is using that functionality. So if a user is using that functionality very well, or he or she can understand, so usability is been following, usability is being followed. एक घंटे का लेक्चर है पढ़ाने में. How well the user is using that functionality. So usability, that is why it is important feature in software. If a user is not finding that application usable, so your design will be a failure. डिजाइन फेलियर हो जाएगा. कोडिंग की बात नहीं कर रहा, कोडिंग से पहले डिजाइन होता है, लेआउट्स की बात होती है. तो यूजर अगर यूजेबल एप्लीकेशन को फील नहीं कर रहा, उसको कुछ फीचर समझ नहीं आ रहे, कुछ फीचर, ये नहीं कि एक फीचर भी समझ नहीं आया तो वो यूजेबल नहीं है, उसको सिस्टम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसको वो एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही, वो गो थ्रू नहीं हो रहा. अब ये नहीं कि एक यूजर ने कह दिया तो आप समझ लें कि वो जी यूजेबल नहीं है, एक यूजर ने उसकी इवैल्यूएशन की ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको एक्सपेरिमेंटिंग करनी पड़ती है और आपको डिटेल थोड़ा एक्सपेरिमेंटिंग करनी है. आपको अपने यूजर से करना है, आपको एक्सपर्ट से वैल्यूएट करना है, अपने टीम मेंबर से करना है, तो सबकी राय लेनी है. अभी हम देखते हैं कि यूजेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, यूजेबिलिटी क्या डेफिनेशन है, यूजेबिलिटी के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स वो डिस्कस करते हैं. अगर आप जनरल लाइफ की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है यूजेबिलिटी का और एवरीडे लाइफ का. अ थिंग इज यूजेबल इफ वी कैन यूज इट टू अकम्प्लिश व्हाट वी वांट. एक चीज यूजेबल है अगर जिसका पर्पस है और अगर वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो यूजेबल है. अब ये जो डेफिनेशन जो इसने बताई हुई है, ये सिंपल डेफिनेशन इतनी मतलब अच्छी नहीं है कि जिसका, फॉर एग्जांपल चेयर है, चेयर का पर्पस जो होता है वो बैठने के लिए होता है. अगर वो बैठने के लिए हो रही है तो जी वो यूजेबल है. बट ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है. जो नीचे डेफिनेशन है वो बड़ी एक्सटेंसिव किस्म में आ रही है, क्योंकि चेयर में भी डिफरेंट तरह की चेयर्स आ जाती है. जो जितनी लग्जरियस और जितने फीचर्स के साथ, जितने कंट्रोल्स के साथ होगी, डेफिनेटली उसकी प्राइस रेंज भी ज़्यादा होगी. वो उतनी आरामदेह, उतनी कंफर्टेबल और उतनी इजी ऑफ एक्सेस भी होगी. फॉर एग्जांपल उसके आप देख लें, साइड पे राइट या लेफ्ट साइड पे लीवर होता है जो उसकी पोजीशनिंग करता है. आपके फुट रेस्ट हो सकते हैं, आपके आर्म रेस्ट हो सकते हैं, वो मूव हो सकती है. अब जितने आप उसकी सिटिंग आ जाती है लग्जोरियस, वो है नहीं है सिटिंग अफोर्डिंग पॉइंट से, तो इट ऑल बीन सीन इन दैट चेयर. तो चेयर जितनी उसकी जितनी वैरायटी होगी वो उतनी यूजेबल होगी. तो यूजेबिलिटी की जो आईएसओ की डेफिनेशन है वो कहती है द एक्सटेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू विच इट इज बीन यूज्ड बाय द स्पेसिफाइड यूजर to achieve some specified goals with effectiveness, efficiency, satisfaction in a specified context of use. अब ये डेफिनेशन कहती है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो एप्लीकेशन या वो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या प्रोडक्ट कोई भी वो यूज़ किया जा रहा है बाय यूज़र, अगर वो उसको इफेक्टिवनेस से, ईज ऑफ यूज से, एफिशिएंसी से, प्लेजेंट तरीके से सेटिस्फाइबल अगर वो एंजॉय फील करके यूज़ कर रहा है तो वो यूजेबल है. अब हम देखते हैं कि यूजेबिलिटी के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं. अगर आपने एक प्रोडक्ट या एक सॉफ्टवेयर को एक यूजेबल बनाना है तो ये 5 प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होने चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ यही 5 प्रिंसिपल अप्लाई कर दें. तो अगर आपने एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप कहें जी हमने तो ये नेल्सन के प्रिंसिपल फॉलो कर लिए और ये चीज़ हो रही है सारी, तो बस जी बस मेरा काम हो गया. ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि फॉलो होने चाहिए. अगर आप लेक्चर्स में देखें तो आपके इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल होते हैं, डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो बेशुमार और प्रिंसिपल्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या एक एचसीए प्रोफेशनल को वाइल डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन, बार बार मैं कह रहा हूँ वाइल डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग डेवलपमेंट से पहले आती है. वाइल डिजाइनिंग एप्लीकेशन, उसको वो फॉलो करने, वो प्रिंसिपल को अप्लाई करने. नेल्सन क्या कहता है? नेल्सन एक रिसर्चर था जिसने यूजेबिलिटी के ये 5 प्रिंसिपल्स दिए, आपके सामने आ रहे हैं. हम इसको वन बाय वन और थोड़ी सी हल्की सी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार भी आगे बाज़ का प्रिंसिपल्स में डिस्कस होते हैं तो आपको समझ आए. अभी मैं अगर इस पर 15-20 मिनट लगा लूँ इस स्लाइड पे अगर 15-20 मिनट लगाऊँ, लगाने को लगा सकता हूँ, मगर वो फिर आगे जाने का मकसद फोत हो जाता है आगे डिटेल में. तो नेल्सन कहता है कि a thing is usable, a software, a product, a feature, an application is usable if you fulfill all these 5 principles according to the Nelson in 1993. The system must be efficient. Efficient means ease to use. User feel easiness. User can access any feature of the software or website from anywhere from the system.
तो हर फीचर को, हर इंफॉर्मेशन को वो इजीली एक्सेस कर सके। दैट इज वाई ईज ऑफ यूज की बात कर रही है, एफिशिएंसी की बात की, क्विक एक्सेस की बात की हुई, हर फीचर को कहीं से भी क्विकली एक्सेस कर सके। सेकंड पॉइंट इज लर्नेबिलिटी, द सिस्टम मस्ट बी इजी टू लर्न। थर्ड पॉइंट इज इजी टू रिमेंबर, मेमोरेबिलिटी, के सिस्टम हम आसानी से लर्न कर सके। अब जिस तरह वो स्टेप्स या जिस तरह वो फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, जहां वो कंट्रोल्स दिखाए जा रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ईज ऑफ लर्न की, नेविगेशन सपोर्ट आप पेज पे कहाँ दे रहे हैं, फीचर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखा रहे हैं, और कुछ आपने जो इंस्ट्रक्शन रखी है वो कैसे रखी हुई हैं, और आपने हेडिंग का स्टाइल, उसकी कलर कॉम्बिनेशन कैसे रखी हुई है, और ये सारी जो फीचर्स की कंट्रोल्स आप दिखा रहे हैं पूरे सिस्टम में अगर कंसिस्टेंट है तो वो हमें लर्न करने में भी, सिस्टम में भी आसानी देंगे। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, अगर नेविगेशन सपोर्ट आपने पहले पेज पे कहीं टॉप पे रखी थी और डाउन पे भी रखी हुई है हेडर फुटर में, तो वहां पर हमें नेक्स्ट पेज पे भी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि नेक्स्ट पेज में हो ही ना, नेक्स्ट पेज पे फीचर ही कोई ना हो, नेक्स्ट पेज पे प्रेजेंटेशन ही, सीक्वेंस ही कुछ और हो, नेक्स्ट पेज पे आपने स्टाइल शीट से डिफरेंट की हो, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का स्टाइल ही डिफरेंट कर दिया हो, हेडिंग स्टाइल ही डिफरेंट कर दिया हो। तो ये जो सिस्टम में कंसिस्टेंसी एक फीचर होता है कि क्या आपने फीचर, रिप्रेजेंटेशन, टास्क, ऑप्शंस, ये यूजर को कंसिस्टेंटली उसी तरह दिखाया। तो अगर आप दिखा रहे हैं तो यूजर को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में सिस्टम में आसानी होती है। तो वो जब लर्न करता है तो उसको मेमोराइज भी साथ साथ कर रहा होता है कि अच्छा ये चीज इधर है, नेक्स्ट पे भी इसी तरह मिलेगी। आप देखते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसपे फ्रंट एंड पेज पे या होम पेज पे या मेन्यू पेज पे, वेबसाइट के अगर मेन्यूज पे, तो बड़ा जबरदस्त हर चीज है, नेक्स्ट पेज खुलते हैं वो लेआउट्स ही नहीं है, वो स्टाइल ही नहीं है, वो मेन्यूज नहीं आ रहे, वो इन्फॉर्मेशन का तरीकेकार ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये वो लोग करते हैं कि जो हर चीज प्लान के बगैर चलते हैं। तो अ सिस्टम मस्ट बी इजी टू रिमेंबर, वन शुड इजी मेमोराइज दैट इन्फॉर्मेशन, तभी उसको सिस्टम में मैप करने में आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट है लो एरर। लो एरर का मतलब ये कतन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम में लेस एरर या छोटी छोटी गलतियों को आप इंजॉय कर सकते हैं या आप बर्दाश्त कर सकती है सिस्टम की थोड़ी बहुत गलतियां, तो कोई बस ऐसा नहीं है। लो एरर का मतलब है कि योर सॉफ्टवेयर, योर प्रोडक्ट मस्ट बी एरर फ्री एंड एरर कंट्रोल, एरर को प्रिवेंट भी कर सके और एरर को कंट्रोल भी कर सके। ये पॉइंट आप बेशक, अगर आपके पास कोई रजिस्टर है या आपने कोई नोट्स, आप कोई पॉइंट्स नोट करें साथ साथ, या जब आप वीडियो लेक्चर सुन रहे होंगे तो इसमें खास इसको नोट भी करें कि लो एरर का मतलब है कि योर सॉफ्टवेयर मस्ट बी एरर प्रिवेंटिव, इन एरर प्रिवेंटिव वे एंड एरर कंट्रोल वे। These are two different points. Error prevention is something different and error control is something different. आपने सॉफ्टवेयर में फीचर्स या इंफॉर्मेशन ऐसे दिखानी है, जो भी यूजर्स को कंट्रोल ऐसे दिखाने कि यूजर गलती ना कर सके ज्यादा से ज्यादा, और अगर सिस्टम में गलती हो जाए तो आपका सिस्टम उसको एरर को कंट्रोल कर सके। दैट इज एरर कंट्रोल। एरर प्रिवेंशन इज समथिंग डिफरेंट एंड एरर कंट्रोल इज समथिंग डिफरेंट। एरर अगर जब हो जाए तो सिस्टम में एरर को टैकल करने की, एरर को कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एरर कंट्रोल। तो लो एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर हो जाए जी, लो एरर का मतलब ये है कि एरर अगर अकर होता है तो सिस्टम मस्ट हैव दोज कैपेबिलिटी और फीचर, जिसको आप कहते हैं कि जी एरर कंट्रोल। और रेप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कुछ कोर्सेज में, कि सिस्टम रेप्लिका करता है और सिस्टम जो है ना वो बाउंस बैक कर लेता है और उसको रिकवर कर लेता है उस स्टेट में से। फिफ्थ पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन, इट मस्ट बी प्लेजेंट टू यूज। जो भी आप जो डिजाइन है जो आपका, वो यूजर को जब आप उसको गो थ्रू और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो प्लेजेंट, ही और शी मस्ट फील प्लेजेंट और इंजॉयबल इन अ मोड हो। ये नहीं कि वो आप इंजॉयबल मोड में आप उसको ग्राफिक्स और एनिमेशन और वीडियो क्लिप्स और शशके दिखा दे, ऐसा करना नहीं होता। तो जो लुक एंड फील और कलर कम्बिनेशन होता है वो प्रॉपर बैलेंस के साथ होता है, और उसमें भी कलर कम्बिनेशन और लेआउट्स में भी ध्यान किया जाता है। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं जो नेल्सन ने प्रेजेंट किए थे कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर को यूजेबल सोचते हैं कि हमने यूजेबल डिजाइन सोचना है, तो आपने उसमें एफिशिएंसी, क्विक एक्सेस फॉर एवरी फीचर और एक्सेस ऑफ यूज और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम रखनी है। यूजर एफिशिएंट उस एप्लीकेशन उस हर फीचर को एफिशिएंसी से एक्सेस कर सके और यूज कर सके, हर फीचर, हर इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस करे। ये नहीं कि बैठा रहे। जिसका फॉर एग्जांपल सिंपल मिसाल मैं बताना चाह रहा हूँ एफिशिएंसी, लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो पीछे पेज पे कोई उसका नेविगेशन सपोर्ट बैक में नहीं होता, नहीं तो वो बैक स्पेस दबा के करते हैं। ऐसा कतई नहीं होता। हर पेज से हर पेज पे आप
नेविगेशन सपोर्ट और फीचर को एक्सेस कर सकें। ये नहीं सिर्फ पेजिंग की, हर फीचर के सिस्टम को एक्सेस कहीं से भी किया जा सके। ये नहीं आप अब उस पेज से आप होम पे जाएंगे, होम से जाके फिर वो फीचर एक्सेस करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपने ऐसे कंट्रोल और ऐसे फीचर्स या लेआउट या अपने मेन्यूज भी सामने रख रहे हैं कि वो यूजर किसी भी पेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सके, किसी भी फीचर को एक्सेस करके। ये ना हो कि उसको घुमा फिरा के जाना पड़े। ठीक है, तो एफिशिएंसी, सिस्टम मस्ट बी इजी टू यूज, इजी टू लर्न होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, एरर रिकवर, एरर कंट्रोल फीचर होना चाहिए, और मस्ट बी प्लेजेंट टू यूज होना चाहिए। दीज ये लगते आसान है ये प्रिंसिपल, आप एफिशिएंसी को ही फुलफिल नहीं कर पाते। लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, एरर कंट्रोल, एरर रिकवरी, एरर कंट्रोल, आप 2 चेक लगाते हैं, आप आपके वहां पर ठोस हो जाती है। ये सिर्फ लॉगिन और लॉगवन पासवर्ड किया, ब्लैंक चेक किया, वो भी हमने बताए हुए हैं, कुछ तो आप बाकी। तो भाई एक एक फीचर पर आपने एरर कंट्रोल चेक करना है, आपने कंडीशंस और टेस्टिंग करनी है। इस 4th पॉइंट का ये मतलब है कि यूजर कुछ भी गलती कर सकता है, आपने सिस्टम में उसकी एरर टैकलमेंट और एरर कंट्रोल करनी है। ये लगता आसान है, सारी जो क्यूए ये टेस्टिंग है ना, वो इस 4th पॉइंट पे हो जाती है। तो यूजर ब्लैंक छोड़ दे, यूजर ऑप्शंस कुछ और कर दे, यूजर डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट पैरामीटर्स में डाल दे, तो वो सब चेक्स आपने कोडिंग में करने हैं। जितने कोडिंग में चेक्स अच्छे लगाएंगे, उतनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, और प्लेजेंट से, सेटिस्फेक्शन से आपकी वो लुक एंड फील की बात आती है। तो ये प्रिंसिपल लगते आसान है, ये इनको फॉलो करते करते, फंक्शनैलिटी की बात नहीं करना, फंक्शनैलिटी तो फीचर्स को तो आपको फुलफिल करना है, 2 × 2 4 वो तो होगा ही होगा, मगर इनको भी आप अप्लाई करते करते आपको नानी याद आ जाती है। इट मीन्स कि इट्स अ हैक ऑफ टास्क। दैट इज वाई जो डिजाइनिंग है वो एक आर्ट है, डिजाइनिंग के भी एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, तो डिजाइनर्स की भी जो है वो डिमांड है। दैट इज वाई वेब डिजाइनिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड वेब डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट। पहले डिजाइन होती है सिस्टम और फिर डेवलप होता है। तो अगर डिजाइनर अच्छा है और वो अच्छे लेआउट्स और वो अच्छे डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ उसके बैक एंड पे कोडिंग या डेवलपमेंट एप्लीकेशन करना वो एक मुश्किल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूजबिलिटी के बाद आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में आप ये देखें, ये चीज़ आपके सामने आ रही है कि हमारे पास सिस्टम जब हम बनाते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, हम ज़्यादातर उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि यार फिजिबल है, कॉस्ट कितनी होगी, और क्या क्या फीचर्स हैं, रिलायबिलिटी क्या है, ये सारे आपको प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबिलिटी में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। मगर मैं जो इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी जरूरी है। मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ, इस पॉइंट का क्या मतलब है। लेट्स से आप एक सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो बॉस है या टीम लीडर हैं, वो बाज़ औक़ात आपको टास्क देते हैं कि यार कोई नया आइडिया या नई एप्लीकेशन या नई चीज़ पे भी कोई डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है या वो भी सोचे, या हम इस पे नई एप्लीकेशन किसी प्रोडक्ट के बारे से बनाना पड़ते हैं। तो उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को सोचते सोचते यानी देखना पड़ता है, डोमेन शुमेन ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी डोमेन अवेलेबल है, किस डोमेन में कम काम है या किस डोमेन में ज़्यादा चांसेस है, और कंपिटिटर्स भी कम है, वो तो सोचता है बंदा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जब हम उस पर फैसला करते हैं या सोचते हैं कि यार इस तरह की एप्लीकेशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री अगर आप जाएं, तो उसमें हिसाब किताब आपके सामने देखें, बिल्कुल ना कोई सिस्टम है, ना कोई विजुअल सिस्टम है, ना कोई आपके पास ये जिस तरह कोरोना के आजकल शुरू में बातें कर रहे थे बाहर के मालिक, तो जितने भी आइडेंटिफाइड हो रहे जो भी आपके पेशेंट्स हैं, उसको विजुअल तौर पे वो मैपिंग करते हैं, और मैप्स के थ्रू वो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। प्लस फिर जो उनके ट्री के अंदर आ रहे हैं, जो उनसे लोग आगे कनेक्टेड हुए या वो कितने इन्फेक्टेड हुए, वो सारा एक चार्ट बनता है, और वो विजुअली देखा जाता है कि किस सेक्टर पे ज्यादा केसेस हैं। उस बातें तो बड़ी की गई, मगर इस पे किसी चीज की इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन पॉइंट से हेल्प नहीं ली गई। कोई सिस्टम बनाया जाता जो GIS बेस्ड होता, बनाया जा सकता। पूरा IT डिपार्टमेंट इन्होंने पूरा कमांड एंड कंट्रोल बनाते रहे, ये सिर्फ ये बनाते रहे, हर सूबे से जो भी वजीर है वो अपने अपने वो उधर से डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से वो इन्फॉर्मेशन लेगा, और वो डेली बेसिस बता रहे हैं जी आज इतने हो गए, आज इतने फोत हो गए, प्लस प्लस करके बता रहे हैं।
तो कमांड एंड कंट्रोल ने, दुनिया ने ये किया कि अगर कोई पेशेंट है तो वो कहाँ पेशेंट है, वो किस लोकेशन पे है, वो अपने मैप पे उसके एरिया में वो किस किस को उसने हिट किया, जिससे वो मिलता रहा, उसकी हिस्ट्री स्टैट लेते रहे, उसको चेक करते रहे। तो जो जो पॉजिटिव होते रहे उससे आगे बढ़ते रहे, तो जो जो क्लियर होते रहे। तो इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन एक सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीकाकार होता है, तो उससे बड़ा हम कुछ कर सकते थे जो बाहर के मालिक में लोगों ने सिस्टम बना के उसको एल्गोरिदम के थ्रू किया, बट यहाँ पर नहीं किया। और अभी भी कर सकते हैं बहुत कुछ जो जो कि ये नहीं कर रहे, और बड़ी इमदाद आजकल मिल रही है, और बस उसके तलब में हम सब बैठे हुए हैं कि इमदाद आएगी, और मेरा पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है इमदाद भी लेगा। वो इमदाद किसके इदारे में, उस पर बहस नहीं करता, ना पॉलिटिक्स में आता हूँ, बट ये आपको सब सामने मंजर आम पे आ रहा है। तो जो सिस्टम की पावर है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की पावर है, जो टेक्नोलॉजी की पावर है, जो उसके अंदर फीचर्स की पावर है, और जो एक्सपर्ट्स उसमें चीजें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत फायदा लिया जा सकता है, और कर भी रही है दुनिया, बट हम अभी बस सोच में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्लाइंट एक टास्क देता है कि आप एक गैम्बलिंग वेबसाइट बनाएं। अब देखिए, गैम्बलिंग जो है वो हमारे मजहब में हराम है, ठीक है, सट्टा, जुए और ये बाजी। कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना या गेम बनाना या ऐसी कोई वेबसाइट बनाना ये मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, एप्लीकेशन आप इसको बना सकते हैं। बट क्या, मुझे बताएं, जब ये बना लेंगे, क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेज, क्या माशरा, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, ये माशरा इसको एक्सेप्ट करेगा? कतई नहीं करेगा। क्यों? हमारे माशरे में ये चीज़ बैन है। अगर एक आप ऐसी एक मशीन बना देते हैं, जिस तरह एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू लोग पैसे लेते हैं, और आप उसमें यूजर्स की एंटरटेनमेंट के लिए ये सट्टाबाजी और ये डालें, तो लोग तो जिसने वो मशीन या वो सिस्टम बनाया होगा उसकी ऑफिस के तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, बाहर के मालिक में एक्सेप्टेबल है। लोग बैटिंग खेलते हैं, लोग लॉटरी खेलते हैं, लोग जाके खेलते हैं। तो ऐसा ऐसा कतन नहीं है कि आपने सिर्फ यही चीज देखना है कि भाई ये एप्लीकेशन मिल गई, हाँ यार मुझे वेबसाइट का ऑर्डर मिला है। आपने ये देखना है कि भाई मैं काम क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे गोरा दे रहा है, मुझे इतने पैसे दे रहा है, या मुझे ये क्लाइंट दे रहा है, मुझसे काम क्या करवा रहा है, वो एक्सेप्टेबल भी है, वो माशरा उसको एक्सेप्ट करेगा, क्या मेरी अखलाकी पावर भी है, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये चीज भी एक्सेप्ट करना है कि क्या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी है। हाँ, ऐसी चीज आपसे बना रहे हैं कि जो एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आएगी, जो हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके वो है बीइंग हमारा, या रिलीजन या माशरा उसको, हमारा रिलीजन भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना हमारा माशरा एक्सेप्ट करेगा। कुछ लोग तो एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसको खेलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बट हमारा रिलीजन इसमें एक्सेप्ट नहीं करता। तो सोशल किसी भी प्रोडक्ट है उसको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो वो उसमें यूजफुलनेस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, यूटिलिटी और यूजिबिलिटी। यूटिलिटी उसका जिस तरह उसका इस्तेमाल है, और यूजिबिलिटी क्या यूजर उसको उस तरीके से वो ईज ऑफ यूज, एक्सेस और लर्नेबिलिटी पॉइंट से उसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबिलिटी में आती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब, और नेक्स्ट पे आते हैं अगर हम, और नेक्स्ट पे यूजिबिलिटी के बता रहे हैं कि इट इज कंसर्न्ड व्हाइल अचीविंग हार्मनी बिटवीन 4 प्रिंसिपल फैक्टर्स। ये 4 प्रिंसिपल फैक्टर दिए हैं कि अगर हमने यूजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है या अचीव करना है, तो इन 4 प्रिंसिपल्स को भी ध्यान देना है, लोगों को ध्यान देना है, जो जो उसमें लोग इस्तेमाल हैं, जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करनी है, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्या वो उसके अंदर क्या वर्क, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, और एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, वो यूज होगी, इन चारों के दरमियान एक हार्मनी, एक जो गैप है वो क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल, ये चारों फैक्टर को अगर आप देखें, ये स्लाइड में अगर आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है, तो हमने ह्यूमंस, एचसी इज नॉट द स्टडी ऑफ ओनली द ह्यूमंस, इट इज आल्सो नॉट द स्टडी ऑफ कंप्यूटर। तो रादर इट्स ब्रिजिंग, जो गैप जो है इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान, ह्यूमन और उस टेक्नोलॉजी के दरमियान जो भी गैप है वो कम से कम करना है, और एक हार्मनी क्रिएट करना। हार्मनी का मतलब होता है एक अफेक्शन, एक कह सकते हैं कि अफामत या अफादियत हो जिसकी, और जिसमें इंटरेक्शन अच्छी हो सके। तो हमें इन चारों फैक्टर के दरमियान, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है और वो सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, और वो क्या वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है, वो किस जगह वो सिस्टम प्लेस, प्लग इन या प्ले
प्लॉट हुआ हुआ है तो उस इन्वायरमेंट की भी स्टडी करनी है, क्योंकि अगर हम ऐसी इन्वायरमेंट में वो एप्लीकेशन इस्तेमाल या इंस्टॉल करें जहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर सपोर्ट नहीं करे तो वो इंटरेक्शन किसी काम की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेक्चर शेयर ना कर रहा होता, आपके पास ये स्लाइड सामने नजर ना आ रही होती और जुबानी आप हवा में पॉइंट सुने थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अनटिल अनलेस अगर आपके पास विजुअली कोई पॉइंट्स या कोई चीज़ें हैं तो फिर भी वो बड़ा बेनिफिशियल और बड़ा फ़ायदेमंद है। तो इसके इन चारों के दरमियान एक हार्मनी क्रिएट करनी है। और कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, और हमें एक ये अंडरस्टैंड करना है डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट वर्सेस डिज़ाइनिंग द रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द ह्यूमन। जब हम एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोचा प्रोजेक्ट और उसमें फीचर्स या हम उस पे टेक आउट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हमने सिर्फ उस प्रोडक्ट को ही सोचना नहीं, हमने उस प्रोडक्ट को जिसने इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल जिस यूज़र ने करना है, ह्यूमन ने करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ये हम लोग नहीं कर पाते। ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें खास तौर पे इस 16 नंबर स्लाइड में जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रेज नॉट डिजाइन फॉर द यूजर बट डिजाइन विद द यूजर। हम ना फॉर के लिए करते हैं, यानी हम यूजर के लिए भी एप्लीकेशन ही बनाते हैं, यूजर के साथ डिजाइन विद द यूजर, यूजर के साथ मिलकर डिजाइन करना वो तो दूर की बात है। हम डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन अपने पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बैठे हुए हैं, हम डेवलपर प्रोग्रामर हैं, तो हम जब एप्लीकेशन के लेआउट्स या फीचर्स या उसके कंट्रोल्स कैसे होंगे, हमें जिस तरह समझ आ रही होगी एज अ डेवलपर, हमें जिस समझ आ रही होगी हम उस तरह दिखाएंगे। यूं क्लिक होगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा, ऐसे होगा तो नेक्स्ट पेज होगा, नेट। ओ भाई, हमने यूजर के लिए डिजाइन करना है, यूजर ने इस्तेमाल करना है, हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये सबसे बड़ी पॉइंट आप समझ लें। हम तो डेवलप करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। जिन जिन यूजर ने इस्तेमाल करना, क्या आपने उसका यूजर एनालिसिस किया? क्या आपने उसको समझा कि उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, हाउ ही और शी इज बिन थिंकिंग के इज। लेट मी चेक आउट द स्टूडेंट्स, माशाल्लाह 21 है, गुड। तो यूजर क्या सोच रहे हैं, यूजर कैसे इस एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं, अभी तो बनी नहीं है कि क्या करूंगा कैसे होगा। दैट इज वाई रिमेंबर दैट थिंग। मैंने एक टेक्निक आपको पढ़ाई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप बनाया जाता है, आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे, एक वर्केबल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब, एक वर्केबल का मतलब है एक कुछ ऐसे जिसमें फीचर्स इंप्लीमेंट हो, ताकि यूजर उसको एवेल्युएट कर सके कि यार कैसे हो। फिर वो बताता है यार ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ये लेआउट ऐसे हो जाए, ये फीचर ऐसे हो जाए, यार ये तो मैंने बताया नहीं था ये। तो आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी डिजाइन को आप लेआउट्स को इंप्रूव करते रहते हैं। और आपको मैंने प्रोटोटाइपिंग में पढ़ाया था लो फिडिलिटी प्रोटोटाइपिंग और हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइपिंग। यानी आप प्रोटोटाइप को, डिजाइन को लेस लेवल डिटेल से हाई लेवल पे डिजाइन को लेते जाते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं डिजाइन को, और यूजर अपना फीडबैक देता है। तो डिजाइन, इसने कहा कि नॉट डिजाइन फॉर द यूजर, यूजर के लिए डिजाइन ना करो, डिजाइन विद द यूजर, यूजर के साथ मिलकर एप्लीकेशन को डिजाइन करो। ये बात समझ आई है? कौन करता है यूजर के साथ मिलकर डिजाइन? कोडिंग नहीं, डिजाइन कोई नहीं करता। सिर्फ IBM जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये तभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ रिसर्च, ये माइक्रोसॉफ्ट जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम उनके नहीं है, वो एप्लीकेशंस भी बनाते हैं। और आजकल तो बड़ी बातें हो रही हैं कि बिल गेट जो है, ये सारी जो बैक एंड पॉलिसी है, ये सारी, ये पीछे जो गेम है, ये सारी इन्फेक्शन और ये से वायरस की और ये सारी चीज़ें वो ही प्रेडिक्ट करके बता रहा है। जब वो प्रेडिक्ट करके बता रहा है 4-5 साल पहले, तो उसको कैसे ख्वाब आ गया? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, समथिंग इज फिशी फिशी, कहते हैं ना दाल में कुछ काला काला है, तो समथिंग इज फिशी फिशी बिहाइंड दैट, तो विच इज बीन वक्त के साथ साथ वो भी प्रूव हो जाएगा। तो डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है कि वो जो यूजर हैं, उसके जो यूज करने वाले हैं, उनको भी एक्सपेरिमेंटेशन में शामिल करते हैं, उनके आइडियाज। तो वो लैब एक्सपेरिमेंटेशन बड़ी डिटेल लेवल पे होती है। ये नहीं होती कि 2 यूजर ले आए, एक अगर आप किसी खास कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो वो तो फिर तो आसान है उसको डिजाइन करना। मगर एक ऐसी प्रोडक्ट विच इज बीन डिजाइन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल के लिए, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, कोई भी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या जिस तरह आजकल के गैजेट डिजाइन हो रहे हैं, वो छोटा बड़ा, जिस तरह हिज्जतुल विदा का खुतबा था, किसी हुजूर ने फरमाया किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे, किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, कोई फोकस हासिल नहीं है। तो वो लोग ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट या ऐसा एक मोबाइल का गैजेट का लेआउट डिजाइन करें कि जो छोटे बड़े काले गोरे सब लोग यूज कर रहे हैं। तो जब वो उसकी डिजाइनिंग की एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं या उसका फीडबैक ले रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, उनकी सजेशन लेते हैं, उनसे प्रोडक्ट को एवेल्युएट करवाते हैं, फिर उसकी कमेंट्स को नोट करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ क्वाइट हेक्टिक प्रोसेस। दैट्स व्हाई जो सॉफ्टवेयर कंपनी जब किसी क्लाइंट के लिए करती है तो उसमें वो एक एक चीज, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसका डेटाबेस डिजाइन है, वो उसके लेआउट्स हैं, वो उसके फॉर्म्स हैं, उसके लेआउट कंट्रोल्स हैं, उसकी टेस्टिंग है, वो बहुत तसल्ली से करते हैं, और ताकि कोई क्लाइंट जो है उसको प्रॉब्लम ना हो, एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए, आप थॉरली इसको टेस्ट करते हैं। तो डिजाइन विद द यूजर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यूजर को इन्वॉल्व करते हैं। तो आईबीएम जो मैं आपको बात बता रहा था, आईबीएम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूजर को इन्वॉल्व करती है, अपनी डिजाइन टीम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने तमाम लोगों को पढ़ाई, या मैंने प्रोसेस मॉडल्स भी पढ़ाए। अगर आपको याद हो, विन विन स्पायरल मॉडल की एक एक्सटेंसिव फॉर्म था विन विन स्पायरल मॉडल, या इटरेटिव मॉडल है। विन विन स्पायरल मॉडल कहता है कि यूजर को इन्वॉल्व करो डिजाइन टीम में, गिव वैल्यू और वर्क टू द यूजर, यूजर की वांट्स और विशेस का ख्याल करो। ये बात आपको मैं याद कराता हूँ, आज वो कोर्स ये आ चुका है। वांट्स तो हम कर लेते हैं, मगर विशेस का ख्याल नहीं करते। यूजर की विशेस, भाई यूजर इस तरीके से चाहता है, ऐसे चाहता है, आप नहीं। यूजर वांट्स क्या चाहता है, यार ये फीचर हो, ये फीचर हो। वांट्स को तो फुलफिल कर लेंगे, यार मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे ये फंक्शनलिटी, ठीक है, आपने 2+2 4 आपने बताना है, मगर वो किस तरह चाहता है, वो कैसे लुक एंड फील चाहता है, उसके माइंड में क्या है, वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, जिस तरह। तो यूजर की विशेस को भी ख्याल करना है। अच्छा जी, मैं 1 मिनट, ये बैटरी बिल्कुल इसकी चार्जिंग खत्म होने वाली है, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। और जुबैर मुझे फिर बताइएगा, मैं जब वॉइस इसकी लेक्चर दोबारा स्लाइड करूंगा तो आपने सिर्फ बताना है कि लेक्चर की आवाज आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि बात को प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इसकी चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे वो हैंड्स फ्री उतारनी पड़ेगी, हैंड्स फ्री उतारनी पड़ेगी। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। जी जुबैर। यस सर, आवाज आ रही है सर। हेलो जुबैर, आवाज आ आ रही रही है है? सर। आवाज आ रही है? यस सर, सर आपकी आवाज आ रही है। सर अभी नहीं आ रही, अभी गायब है आपकी आवाज। ओके, जी, हेलो जी, आवाज आ रही है? यस। यस सर, अभी आ रही है सर। जी जी। तो एप्लीकेशन को सिर्फ जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से डिजाइन नहीं करना, यूजर को साथ में लाके डिजाइन करना होता है, ये कोई नहीं करता। तो जब आप क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो उनकी भी राय लेनी है, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, उनको दिखाना। दैट इज व्हाई प्रोटोटाइपिंग, अगर याद करें चीजों को मैप कैसे करते हैं, तो प्रोटोटाइपिंग इसीलिए की जाती है कि यूजर को इन्वॉल्व करते हैं डिजाइन प्रोसेस में, डिजाइन में। तो जब अपने डिजाइन लेआउट कर रहे होते हैं तो यूजर को भी इन्वॉल्व करते हैं और थॉरोली इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज व्हाई इट सेज के नॉट डिजाइन फॉर द यूजर, डिजाइन विद द यूजर। हम तो विद को छोड़े फॉर भी नहीं करते। तो इसलिए जब हमने अंडरस्टैंड करने हैं, हमने डिजाइन बनाना है, हमने उसका एक लेआउट बनाना है, तो हमें हमें यूजर के साथ साथ इन फैक्टर्स को भी ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल एर्गोनॉमिक फैक्टर, एर्गोनॉमी का भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है वो। चैप्टर नंबर 4 पे, अभी चैप्टर नंबर 1 पे चल रहा है। इंशाल्लाह ये इस लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का कल से स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, आपका परसों है। तो एर्गोनॉमिक फैक्टर ये है कि अब मैं और आप ये सिस्टम यूज करें, ठीक है, आप व्यू करें, सिस्टम से इंटरेक्ट करें। एर्गोनॉमिक फैक्टर आता है सराउंडिंग में, लाइटिंग आ जाता है, नॉइज आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, ये 4 एर्गोनॉमिक फैक्टर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पावर फेलियर आपकी तरफ हो जाता है, डेफिनेटली आप लेक्चर को मिस करेंगे। अब अगर आप लेक्चर मिस करेंगे तो सारे लेक्चर पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मगर टीचर की अगर ये यहाँ पर पावर फेलियर हो जाता है, या टेक्नोलॉजी, या जिस तरह बैटरी खत्म हो जाती है इसकी मोबाइल की चार्जिंग, तो ये सब पे इफेक्ट हो रहा होगा। अगर ये स्लाइड नहीं चल रही तो सब लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। और अगर माइक का प्रॉब्लम होगा, दैट्स व्हाई मैंने माइक टेस्टिंग दोबारा की और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन वर्किंग फाइन। तो ये माइक का मैंने प्रॉब्लम शेयर किया, अगर ये ना हो रहा होता
तो सबको मसला और होता है। तो एर्गोनॉमिकली फैक्टर में लाइटनिंग, नॉइज, टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का मतलब है जहाँ पर जिस तरह हमने अपनी कंप्यूटर सिस्टम की चीजें कैसे रखी है, कैसे हम यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपको एर्गोनॉमिकली चैप्टर में क्लियर होगा। तो हमने इन चीजों को भी एर्गोनॉमिकली माइंड फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर देखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन का उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आपके लिए ट्रस्ट कितना है, आपको सपोर्ट कितनी कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप बॉस कमिटमेंट अगर ना हो तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, तो आपको अगर आशीर्वाद या शाबाशी नहीं मिल रही, तो वो आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका भी मोरल डाउन हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से वो अगर टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम जो आप बना रहे हैं वो कहाँ प्लेस होगा, किस तरह होगा, ये बहुत सारी चीजें मैटर करें। सोशल एस्पेक्ट को भी अंडरस्टैंड करना है, साइकोलॉजिकली को भी देखना होता है वक्त के साथ साथ। तो हमें ये देखना है कि टू डिटरमाइन हाउ पीपल ऑपरेट एंड मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन। तो सिस्टम की तो अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम की टास्क, यूजर कौन से लोग हैं, कैसे टास्क करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूजर की लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज, सोच, उनकी सलाहियत, उनकी सोचने की सलाहियत। क्योंकि इस लेक्चर के एंड में एक वो छोटी सी टास्क भी है कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे वो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, ये सारी भी एक चीज आएगी। तो हमने ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना है, आगे जाके हमने ह्यूमंस को देखना है कि वो सोचते कैसे हैं, उनकी सलाहियत कैसे है। क्योंकि एक अच्छा जो टीचर होता है वो जब पढ़ा रहा होता है वो स्टूडेंट की साइकी को भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है, पर्सनल इश्यूज पे नहीं कर रहा होता, उस क्लास के हवाले से वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये इसका दिमाग क्या है, ये क्या सोच रहा है, कहाँ क्या बात सोची इसने, इसको ये पॉइंट समझ आया नहीं आया, कौन ध्यान दे रहा है, कौन किस तरफ इंटरेक्शन कर रहा है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि पढ़ाते हुए ये सारी चीजें अक्सर हम भी नोट कर रहे होते हैं और साथ पॉइंट आउट कर रहे थे, भी आप हैरान होते हैं कि सर आपने इसको कैसे देख लिया, आपने कैसे समझ लिया ये। तो ये चीज साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना होता है। अगर वो ना करेगा, नहीं करेगा, तो कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रैक्टिकली कैसे मैप करना है कि जब एक यूजर अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होता है आपकी आपकी टीम में, तो ये भी अंडरस्टैंड करना है आपकी टीम के एक मेंबर ने कि क्या यूजर झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या यूजर हमें इंफॉर्मेशन सही करेक्ट बता रहा है, क्या यूजर जो हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है वो ये ना हो कि वो खुद गलत बता रहा हो ताकि हम जो गलत सिस्टम बना दें। तो यूजर, तभी आपके जो आर्मी के टेस्ट होते हैं, खासतौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो उस पर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है, हम तो साइकोलॉजी एक्सपर्ट नहीं, हम तो अपने फील्ड में पढ़ा पढ़ा के थोड़ी बहुत चीजें कर रहे हैं, मगर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होती है और प्रैक्टिकली अप्लाई की होती है, तो वो माइंड रीडिंग, बैठे बैठे रीडिंग भी कर रहे होते हैं। फिर आपने कुछ ऐसे टेस्ट दिए होते हैं, आपको याद होगा किसी ने ISB आपके डेफिनेटली दी होगी, तो उसमें रिटन टेस्ट वैल्यूएशन होते हैं, जिसपे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, स्टोरी बोर्डिंग के टेस्ट होते हैं कि इस बंदे की सोच के ये क्या कर रहा है। तो कुछ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो आपके माइंड में जो सोच होती है वो आपका पेन लिख रहा होता है, चाहे जितने मर्जी आप दिमाग पे बना के चलते जाएं, मगर जब वो टेस्ट चल रहा होता है आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 80-90 टेस्ट करने पड़ते हैं, इफ आई रिमेंबर। और वो आपको 8 से 10 सेकंड के अंदर आपको नेक्स्ट वो आपको बार पे एक वो नजर आता है, वर्ड एक नजर आता है, आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है। आप जितना मर्जी 10-15 आपकी प्रैक्टिस है, आप बना बना के लिखते जाएंगे, मगर 20-30-40वें पॉइंट पे आपका पेन खुद ब खुद वही लिखेगा जो आपका दिमाग सोच रहा है, वो कुछ भी वर्ड है। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ने कुछ वर्ड टारगेट किए होते हैं और जिसपे वो आपका आंसर देखते हैं कि आपने सेंटेंस क्या लिखा था। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आपके सारे टेस्ट उनके पास पड़े होते हैं। फिर कुछ सेंटेंस स्टोरी राइटिंग टेस्ट होता है कि आपको विजुअल कोई चीज दिखाई जाती है, उसकी बेस पर आपने उसको एक्सप्रेस करना है कि आपने क्या परसीव किया। आपके पास डिजाइन की चीजें, कुछ विजुअल परसेप्शन, ये सारी चीजें आएंगी, उससे आपकी दिमाग की सोच और सलाहियत का पता लगता है। तो वो भी देखते हैं कि इसने क्या सोचा, क्या परसीव किया, इसको क्या नजर आया, क्योंकि वो हॉल बहुत बड़ा होता है और वो सेंटर में एक समझ लिए पैनाफ्लेक्स एक स्क्रीन का दिखाते हैं, और जिसको जो नजर आया, जिसको जो समझ आया वो लिखना पड़ता है। अब जो आगे बैठे हैं वो तो फायदे में, और जो वो कोने में बैठा होता है जिसका सीरियल नंबर उस कोने में आ रहा होता है, जो उसको नजर आ रहा है या उसकी आई उसकी कितनी अच्छी है और कितनी जबरदस्त है, ये नहीं है कि खड़े होकर वो चीखे, ये क्या, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उल्टा नोट आउट होता है और वो बड़ा मसला हो जाता है कि ये कौन सा चेस्ट नंबर, ये क्यों बोल रहा है। तो आपको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी बिठाए होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि ये क्या सोच रहा है, इसका इसके इसके इसकी जुबान पे क्या है और इसके माइंड में क्या है। माइंड कुछ कर रहा है और बोल कुछ रहा है, तो वो पकड़ लेते हैं, वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और जो खेल रहे होते हैं लफ्जों के साथ, तो वो उनको फिर दूसरे तरीके से टैकल करके भी पॉइंट आउट करवा देते हैं।
तो ये जिन्होंने इंटेलिजेंस के टेस्ट या आईएसबी के टेस्ट या आर्म फोर्सेस के दिए वो दिया करें लाइफ में, वो भी एक मेमोरेबल मूवमेंट होता है। या अगर आपके पास अभी एज है तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके फिर करें तो अच्छा चांस होता है सिलेक्ट होने का। हमारे लड़के कुछ सिलेक्ट हुए, एमएस में एक लड़का है वो बीएस का ही मेरा पुराना लड़का था, वो भी मेरे ख्याल से नेवी के लिए शायद सिलेक्ट हुआ है कमीशन में। तो इस तरह और भी पुराने हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के हैं जो एमएससी करके उसका नाम अभी जहन से निकल गया, शकील, हाँ जी। तो अब तो माशाल्लाह मेजर हो गया होगा, तो वो आईटी में गया है। तो आईटी विंग में जाते हैं काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो एफआईए, आईएसआई, आईबी, आर्म फोर्सेस, डेफिनेटली जगह जगह आप सर्विसेज अपनी डिलीवर कर रहे हैं। तो आपने भी इंशाल्लाह करनी होगी कोई कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी कौमी इदारे में, किसी रिसर्च ऐसे इदारे में, किसी सीक्रेट सर्विस में। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर आप खिदमत देते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड भी करना है ह्यूमन को, तो उससे पहले पहले खुद को अंडरस्टैंड करना होता है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और बस 2-3 स्लाइड्स देखेंगे। और ये स्टडी जो है एचसीए नीदर द स्टडी ऑफ द ह्यूमंस नॉर द स्टडी ऑफ द टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था कि ना सिर्फ ये सिर्फ ह्यूमंस को ही अंडरस्टैंड करने के लिए है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी या उसके फीचर्स को देखने के लिए, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो एक गैप है, हार्मनी है, वो भी करनी है, दोनों को स्टडी करना है। और इसके एस्पेक्ट्स इन दोनों के दरमियान में जो और एस्पेक्ट है वो भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं जवाब में आते हैं जब भी आप किसी सिस्टम को प्लान या एनालाइज सोच रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे बिल्ड करेंगे, कौन से लोग हैं, क्या फीचर्स हैं, ये सब सवालों के जवाब जो आप सॉफ्टवेयर में भी जवाब देते हैं, फुलफिल करते हैं, ये सारी चीजें उसमें भी आती हैं। ओके, लेट मी, तो ये एक स्लाइड ये बताना चाह रही है। पहली स्लोगन तो शायद आपको याद हो, मैंने बताया था इट इज़ वेरी इजी टू मेक थिंग्स हार्ड एंड इट इज़ हार्ड टू मेक थिंग्स इजी। इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल एक चीज़ है कि अगर आपने आप देखते हैं कि एक सीआर या एक जो टॉपर है वो क्या, उसको सुरखाब के पर तो नहीं मिली, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत मतलब एक्स्ट्रा दी होगी, मगर सलाहियतें आपको इम्प्रूव करनी पड़े। वो क्या है, वो लेक्चर पढ़ता भी होगा, वो रेगुलर टास्क भी करता होगा, वो जो डेली का डेली काम है वो जाके पढ़ता होगा, या रात को अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है आप मॉर्निंग में उठ के नाश्ते के बाद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं मॉर्निंग में जाके, फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं वीकेंड पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपनी असाइनमेंट प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं ताकि हम कंपनसेट कर सकें। तो अगर वो टफ शिप कर रहा है, हार्डशिप कर रहा है, रेगुलर काम भी कर रहा है, असाइनमेंट अगर मिली तो वो क्विकली कर रहा है, हर अगले लेक्चर में कुछ ना कुछ क्विज के लिए आप तैयार करेंगे, सर ने ये स्लाइड्स पढ़ी थी, कुछ सर कोई पॉइंट पूछते हैं तो हमें उसी वक्त आंसर करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में जो मैंने स्लाइड में या कुछ पढ़ाया या कुछ ऐसी चीज पढ़ाई है पिछले लेक्चर में, वो क्विज में आ सकती है। तो वो क्विज भी 3-4-5 मिनट का होगा और वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3-4 मिनट कैसे गुजर गए। वो जो उसको एक्टिविटी को कर लेगा तो वो उसमें आंसर ऑटोमेटिकली उसके यस नो में आंसर आ जाते हैं या गूगल फॉर्म्स के थ्रू। तो वो आप ये किसी खुशफहमी में ना रहे कि एवेल्युएशन सिर्फ ये एक कोई रिटर्न टास्क मिल जाएगी या पेपर मिल जाएगा या हम उसका कर लेंगे, तो ये वक्त के साथ साथ इस तरह भी वैल्यूएशन होगी। तो बी रेडी फॉर दैट थिंग। तो आपको हर लेक्चर, जो भी लेक्चर आपने अटेंड करने हैं और उसमें बैठना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें। ओके जी। और कंप्यूटर साइंस के जो दैट इज वाई इट इज वेरी हार्ड टू मेक थिंग इजी, आपको हार्डशिप करनी पड़ेगी तो आपको मकाम तब हासिल होगा, ऐसे नहीं होगा। और इट इज वेरी इजी टू मेक थिंग्स हार्ड फॉर यू। इसका मतलब ये है कि ना करना बहुत आसान है, नहीं पढ़ना, नहीं करना, नहीं सबमिट करनी, कर लेंगे यार, खैर है लेक्चर है अभी, जब ये सेव हो जाएगा उस लेक्चर को हम सुन लिया करेंगे, ठीक है, स्लाइड भी चलेगी, सर की एक्सप्लेनेशन भी चलेगी, हम सुन लेंगे क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या याद करें। तो ऐसा कतन नहीं होता और ना करना आसान होता है। और जो सक्सेस जो पाता है उसके लिए आपको टफशिप करनी पड़ेगी। टफशिप करेंगे तो आप मेहनत करेंगे। और जो कुछ लड़के माशाल्लाह आपकी क्लास में भी अच्छे, माशाल्लाह आप जॉब्स कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मिसाल मुझे याद पड़ता है, मुबीन भी मॉर्निंग से आया था, तो ये प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग तब से कर रहा है जब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको मैंने पढ़ाई। आप सोचे पहले से कितने लोगों को मैंने पढ़ाई, कितने लोगों को इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट या लाइजिंग भी करवाई हैं जॉब्स के वाले से। तो ये करना पड़ता है। जो स्टूडेंट उसको फॉलो करता है या जो स्टूडेंट अडॉप्ट कर लेता है अच्छी गाइडलाइन टीचर की, वो फिर आगे अपनी मेहनत से थोड़ा सा अचीव करता है। और माशाल्लाह वक्त के साथ अभी आप अपने और ग्रो करना है, सीख रहे हैं। तो इसलिए तो देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट, देयर इज ऑलवेज अ देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट। तो आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ता है। तो आप तभी
वाई के वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, अभी से भी आपके प्रोजेक्ट है और P1 में आपको ऊज में भी काम कराया हुआ है, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा तो होगा। बट ये है कि अभी से आप सारी चीज़ों को उसकी P1 के साथ साथ डेवलपमेंट साइड पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटी कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में इतना हार्डशिप ना करनी पड़े। तो कंप्यूटर साइंस और ग्राफिक डिज़ाइनर का फ़र्क भी बता रहा है कि कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो लॉजिकली और रूल्स के तहत और इन चीज़ों के तहत सोचते हैं, जबकि जो ग्राफिक डिजाइनर्स के लोग हैं वो पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को वैल्यू देते हैं। ठीक है, जिस तरह एक प्लेन तस्वीर है, उसमें रंग जो भरना है, उसमें जो ताजगी लानी है, वो ग्राफिक्स के लोग या एक्सपर्ट, विजुअल एक्सपर्ट्स लोग देते हैं। तो हमने जो स्क्रीन पे दिखाना है, लेआउट्स पे दिखाना है, ये जो ग्राफिक के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उसी चीज़ की वर्थ और वो देते हैं। तो कंप्यूटर साइंस और डेफिनेटली ग्राफिक डिजाइनर में एक थोड़ा सा डिफरेंस बताया जा रहा था कि ऐसे होता है। तो डिज़ाइन जो है वो बड़ा हार्ड है, और डिज़ाइन हम जो प्रोग्रामर्स हैं उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार हम डिज़ाइन कैसे करें। तभी जब एक प्रोग्रामर को टास्क दी जाती है यार कि तू लेआउट भी बना, तू फॉर्म बना, वो तभी तब जाता है। तभी काम कहाँ से खराब होता है कि जब वो दूसरे को कहता है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता, तो वो कहता है यार तू डिजाइन कर, तू फॉर्म बना, मैं देखूं। और भाई जिसको कोडिंग नहीं आती, वो लेआउट फॉर्म बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो तो फॉर्म लेआउट भी नहीं बनाएगा। तो जो नेला है वो कहते जड़े इथे भी कोड़े और मके भी कोड़े। तो जिसने कुछ आगे कोडिंग में करना भी नहीं है, ना सोच है, तो वो फॉर्म भी नहीं बनाएगा। तो भाई फॉर्म लेआउट पहले आप स्क्रीन पे ना बनाएं, आप पहले रफ लेआउट्स बनाएं, उस पर वर्किंग करें, देखें उस फीचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या ऑप्शंस होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो आप रफली पहले बनाएं। फिर उसको लाके आप उसको किसी टूल पे जाए। बल्कि अगर आप प्रोटोटाइप कर रहे हैं तो आपको टूल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप स्केचिंग और लेआउट्स पे भी आप उसको वर्किंग कर सकते हैं। तो जो पहला फीचर लिखा हुआ है कि जो डिजाइन इज हार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रोग्रामर स्टिंक्स एट द डिजाइन। स्टिंक्स का मतलब उसको बुरा या एक नफरत या अजीब सा लग रहा होता है कि यार मैं डिजाइन भी बनाऊं। तो भाई ठीक है, डिजाइनिंग इज एन आर्ट, डिजाइनिंग एक क्रिएटिविटी है, डिजाइनिंग खुदादाद सलाहियत भी होती है, गॉड गिफ्टेड भी होती है, और उसको सीख के भी आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ये नहीं है। मगर डिजाइन इज क्रिएटिविटी। डिजाइन अच्छा होगा तो आप उसकी बैक एंड पे कोडिंग कर सकेंगे। डिजाइन ही सही नहीं है तो आप कोडिंग सही नहीं करते। तो डिजाइन पे जो डिजाइन अच्छा बना लेता है वो बड़ा जो कहता है कि जी ओ जी मैंने कमाल कर दिया, तो ये तो फिर होता है। तो डिजाइन पे एफर्ट करनी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल है, हमारे पास एग्जाम्पल है भाई। हम एग्जाम्पल्स इंडस्ट्री में पढ़े हुए हैं, लेआउट्स पढ़े हुए हैं, आपके पास इंटरनेट पे हेल्प है कि अगर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है तो उसका टेम्पलेट क्या है, उसको किस तरह डिस्प्ले किया है, अगर आपने एक रिपोर्ट दिखानी तो कैसे दिखानी है। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने एक आइडिया लेना है, ये बात याद रखें। जिस तरह के आपके पास प्रोजेक्ट है, आपको मार्केट सर्वे करना है या टेक्नोलॉजी सर्वे करना है, या आपने उस प्रोडक्ट के बारे में एक सर्वे करना है कि क्या फीचर हो सकते हैं, इस तरह किस तरह की एप्लीकेशन है। तो आपने फीचर्स जब एक्सप्लोर करने, तो आपने सिस्टम को एक्सप्लोर करना है, आपने उनके लेआउट्स को एक्सप्लोर करना है, आपने इंटरनेट पे जो भी उनके उस प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है, उसकी कोई वर्चुअल आपको एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है या एक बुकलेट दी हुई है या फीचर्स दिया है, तो वो पढ़ना पड़ता है, उसके फीचर नोट करने पड़ते हैं। फिर आपने देखना पड़ता है कि हमारे पास उसमें कौन से ऐसे फीचर होंगे जो डिफरेंट होंगे। तो दैट इज वाई उसने कैसे डिजाइन किया हुआ है। अगर आपने एक साइन अप बनाना है, रजिस्ट्रेशन का बनाना है, तो आपको पता ही नहीं कि अंदर बीच में फीचर्स क्या होंगे, बीच में फीचर्स क्या होंगे वो तो छोड़े, है क्या क्या कैसे करने हैं वो कुछ नहीं पता होता, मुंह उठा के देख रहे होते हैं। भाई साइन अप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन होगा, ग्रिड होगी, उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिर पास आपके पास अगर एकेडमिक है, फिर आपके पास क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस उसके अंदर डालेंगे। फिर अगर आपके पास की जॉब का एक्सपीरियंस है वो एक सेक्शन होगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ऑनलाइन तो वो करेंगे। तो इसके अंदर कैसे कैसे किस किस तरीके करना है, ये उसकी बात है। तो तो डिजाइन डेफिनेटली एक हटके चीज है। डिजाइनर जो है उसको काफी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है कि वो पहले एक्सप्लोर भी करता है, कुछ चीज सोचता भी है। तो दैट इज वाई कोई लेआउट, इस पे भी जॉब्स है, लोगो डिजाइनिंग पे, होम पेज या थीम डिजाइनिंग पे, इस पे सिर्फ लोगो डिजाइन क्रिएट करना लोगों पर इतनी जॉब है। चाहे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाए, अगर आपको टास्क करना है, वेबसाइट किसी थीम पे डिजाइन करनी है, आपने लेआउट्स बनाने, वो एक अलग है। सिर्फ लोगो क्रिएटिव या कोई इस तरह की चीज डिजाइन करनी है,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू है। बिल्कुल आपकी आवाज गायब है सर। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।